नमस्कार। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये गुप्त काल पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। आखिर क्यों ये कहा जाता है और ये जो स्वर्ण युग है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त काल में बना, इसके पीछे क्या युद्ध थे, क्या यहाँ के शासक ज़्यादा शक्तिशाली थे इसलिए इसको गोल्डन एज बना पाए। लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न है, वो है मैरिज डिप्लोमेसी। कौन सा है? मैरिज डिप्लोमेसी। ये मैरिज डिप्लोमेसी क्या है इस क्लास में हम समझेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन एक भी लड़ाई ये नहीं हारा। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये भारत का नेपोलियन नहीं है। क्यों नहीं है, आगे समझेंगे। सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य को समझते हैं, इसकी स्थापना किसने की, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो जो गुप्त थे मूल रूप से कौशाम्बी के आसपास बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पास में जो कौशाम्बी वाला इलाका है वहाँ के ये रहने वाले थे और कुषाणों के ये सामंत थे। लेकिन धीरे धीरे जो कुषाण हैं ये कमज़ोर होते चले गए और इन्हीं की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया गुप्त ने। तो गुप्त लोगों ने इन्हीं की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और बाद में ये शासक के रूप में उभरने लगते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 4वीं शताब्दी ईस्वी के शुरुआत से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक। एक तरीके से आप कहोगे कि एग्जैक्ट बताइए ना सर, तो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे गुप्त साम्राज्य के? तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। विशेषताएं क्या हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, इन सभी का इस काल में बहुत अधिक विकास हुआ, इस कारण से इसे गोल्डन एज कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आयरन का, लौह अयस्क का भरपूर प्रयोग हुआ। श्रीगुप्त के बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच, जिसका टाइम है 280 ईस्वी से 320 ईस्वी। अब आप सोचोगे कि ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक इसमें शासक हुआ है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का एक अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है बिलसड़ अभिलेख। यहाँ से जानकारी मिलती है, कहें एक तरीके से तो गुप्तों की वंशावली जो है वो बिलसड़ अभिलेख से मिलती है। इसी बिलसड़ अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक बताया गया है। साथ ही उसके पुत्र घटोत्कच शासक बना, इसका जिक्र है। तो ये है आपका बिलसड़ अभिलेख। इसमें आप देखोगे कि सबसे प्रमुख शासक जो हुआ है पहला, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी का इनका कालखंड है। इनका राज्याभिषेक होता है 320 ईस्वी के आसपास। उस समय इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नेपाल के लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी, जिनका नाम है कुमार देवी से विवाह किया। इन्हीं कुमार देवी से बाद में उत्पन्न होता है समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। समुद्रगुप्त हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। और इनके साम्राज्य का विस्तार आप देखोगे तो गंगा नदी से प्रयाग तक विस्तार है और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार इन्होंने राजधानी बनाई। तो यहाँ मैं इस लाइन को थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने जो है आधुनिक मगध वाला एरिया है वो इनके साम्राज्य का केंद्र था। साथ ही आपका साकेत जो अयोध्या वाला रीजन है और प्रयागराज तक इनकी सीमाएं लगती थीं। लेकिन यहाँ पर आप सोचोगे कि इनका दक्षिण भारत के बॉर्डर से लगता हो इनका इलाका, तो नहीं लगता था। वो जाता है फिर समुद्रगुप्त के टाइम पर, इनके पुत्र के टाइम पर, जिन्होंने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। उन्होंने जो है दक्षिण भारत के लगभग सभी राजाओं को हरा दिया और हराने के बाद क्या किया, उनका साम्राज्य उन्हें ही वापस दे दिया। इसके पीछे रीज़न क्या था समझेंगे आगे। इन्होंने अपने सिक्के चलाए, अपने और अपनी रानी के नाम वाले राजा रानी प्रकार के इन्होंने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठता है समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी के आसपास इनका कालखंड है। और ये जो है समुद्रगुप्त एक बहुत ही यथार्थवादी शासक था। यथार्थवादी शासक कैसे था? तो इसकी जो उपाधियां हैं, पहले ये देखिए, उपाधियां देखिए। अश्वमेघ पराक्रम, यहाँ कविराज तो एक उपाधि दी गई, इसको कवियों का राजा कहा गया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला है ये। साथ ही अन्य कुछ उपाधियां हैं, जैसे कि काच, एक उपाधि है काच। और इधर सेकंड नंबर पर लिखोगे आप सर्व राजोच्छेता, सर्व राजोच्छेता, ये पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। और तीसरी आप लिख लीजिए अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम। और एक और है समरसत, समरसत। तो ये काच, सर्वराजोच्छेता, अश्वमेघ पराक्रम, समरसत और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये पहला गुप्त शासक था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना। अब इनकी जो नीति थी समुद्रगुप्त की, ये युद्ध और विजय की नीति में विश्वास रखते थे। इन्होंने आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के आसपास के 9 शासक पराजित किए और दक्षिण भारत, ये गलत लिखा है यहाँ पर, दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद साउथ इंडिया में क्या किया इन्होंने कि उन शासकों के राज्य को वापस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि दूरदर्शी शासक था। उन्हें पता था कि ये जो साम्राज्य है दक्षिण का, हम नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा साम्राज्य नहीं संभाल सकते। इसलिए उन्होंने किया कि ये साम्राज्य आप रख लो और इसके बदले हमें धन दौलत जो भी आप दे दीजिए और आराम से मज़े काटिए। उदमबाजी करोगे तो हम फिर से आ जाएंगे। तो एक तरीके से अपना दबाव भी बन गया और अपना काम भी चल गया। अगर यहाँ पे ये कंट्रोल कर लेते पूरे दक्षिण भारत पर, तो फिर नॉर्थ में भी दिक्कत होती, साउथ में भी दिक्कत होती। जैसा किसके साथ में हुआ था? नेपोलियन के साथ में। नेपोलियन एक ऐसा अंध राष्ट्रवादी था जो साम्राज्य विस्तार ही उसका उद्देश्य था। उसे कोई उससे उम्मीद ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, साम्राज्य इतना बड़ा हो जाएगा, चलेगा कैसे, उसे कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। लेकिन समुद्रगुप्त जो है बहुत अच्छा रणनीतिकार रहा है इस मामले में। तो अब आप देखोगे कि इसके दरबारी कवि हैं हरिसेन। हरिसेन ने शुद्ध संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जो इसके युद्ध वगैरह हैं इनके वर्णन करती है। तो ये जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख पर ही खुदा है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में समझा था, कौशाम्बी में जो स्तंभ लेख है जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, उस पर ही प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया है। और यहाँ एक और बात देखिए कि इसको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें संगीत के प्रति प्रेम भावना काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। इसमें जो है समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी पर मतलब आधिपत्य स्थापित करने वाला, विजय हासिल करने वाला कहा गया है। धरणीबंध नाम शब्द का यूज़ किया गया, धरणीबंध ये शब्द यूज़ किया गया है, संपूर्ण पृथ्वी पर विजय हासिल करने वाला। और इसी में कहा गया है कि वे देवताओं में कुबेर, इंद्र और वरुण, यम, इन सभी के समान हैं। ये समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। तो मतलब यहाँ पर दैवीय सिद्धांत गुप्तों में काम करता था, राजा को देवताओं के स्वरूप माना जाता था। इसकी एक खासियत और थी, और ये अपने अभियानों में कभी पराजित नहीं हुआ। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी पराजित नहीं हुआ। लेकिन नेपोलियन तो पराजित हुआ था। नेपोलियन जो है वाटरलू की जब सबने मिलकर उसको हरा दिया था, इससे पहले भी वो पराजित हुआ। अब मैंने शुरुआत में समुद्रगुप्त को यथार्थवादी कहा, इसीलिए कहा कि उसको पता था कि दक्षिण भारत का जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उन पर अगर मैं कंट्रोल कर लूँगा तो जो राज्य हारेंगे वो मुझे परेशान करेंगे तो उत्तर में भी दिक्कत होगी, दक्षिण में भी। इसलिए उसने दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको वापस कर दिया था हराने के बाद, और उन्हें एक चेतावनी के रूप में छोड़ दिया। तो यहाँ इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखता है। अब थोड़ा आगे चलिए। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य में एक शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। इन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनके अन्य नाम की बात करें तो इनके अन्य नाम में आ जाएगा आपका देवश्री, देवगुप्त और देवराज,
ये इनके अन्य नाम हैं। अब इन्होंने जो है मैरिज डिप्लोमेसी करी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह दक्कन के वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया था। और आप देखोगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश की जो राजकुमारी है, नागवंश की राजकुमारी क्या नाम है उनका, कुबेर नागा से विवाह किया। अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया। और यही नहीं, ये अपने पुत्र कुमारगुप्त की शादी जो है कदम्ब वंश से कराते हैं। तो अब सोचिए कि ये जो शादियों का सिलसिला चल रहा है, ये केवल शादियां नहीं हैं, आपसी राजनीतिक संबंध भी हो रहे हैं, सामरिक संबंध भी इससे जुड़ रहे हैं। अगर एक दूसरे पर हमला भी होता है तो एक साथ ही लोग खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये साम्राज्य जो है, इन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर हर तरीके से इन्होंने डिप्लोमेसी वगैरह इन सब का यूज़ करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब जैसे कि आप देखोगे कि वाकाटक जो वंश है, जहाँ इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, उनके सहयोग से इन्होंने क्या किया, शकों को पराजित किया। शकों को हमने पिछली क्लास में समझा था। शकों को पराजित किया और इसी विजय के उपलब्ध में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत भी कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी, आपको मैंने अभी बताया था। और मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण भी इन्होंने कराया था। तो मेहरौली का लौह स्तंभ जो है इन्होंने ही बनवाया था। उस पर किसी चंद्रगुप्त का तो नाम नहीं है, लेकिन ना ही उस पर गुप्त साम्राज्य के किसी भी राजा का नाम है, ना गुप्त वंश लिखा है। लेकिन इस लौह स्तंभ में चंद्र नाम यूज़ किया गया है, जो माना जाता है कि इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। इन्होंने शकों को हराकर पश्चिमी मालवा गुजरात पर कब्जा किया और चांदी के सिक्के चलाए। मेहरौली के स्तंभ के बारे में हमने जान लिया और सिंह विक्रम और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी। इनके राजकवि का नाम है शाब और इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। उनके बारे में समझिए, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो ये जो नवरत्न हैं ये हैं, पहले एक कालिदास महान कवि, इनके नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। और दूसरे हैं धन्वंतरी जो चिकित्सा से संबंधित थे। बारामिहिर खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह हैं, इन्होंने अमरकोश को लिखा था। वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र के जानकार, जो जादू टोने के जानकार थे ये। वरुरुचि व्याकरण और प्राकृत प्रकाश के लेखक। शंकु की बात करें तो शिल्प शास्त्र और वास्तुकला के विशेषज्ञ। घटकर पर मूर्तिकला और कविता के ये माहिर थे। और क्षणपक हैं ज्योतिष शास्त्र के विद्वान। तो ये इनके दरबार में नवरत्न थे, 9 विद्वान थे। अब इनका पुत्र शासक बनता है कुमारगुप्त, जिसका टाइम पीरियड है 415 से 455 ईस्वी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर यहाँ फाहियान आया था। तो फाहियान का विवरण तो हमने दिया ही नहीं। तो इनके शासनकाल में फाहियान भी आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। इसने आकर यहाँ वर्णन किया और एक जाति का वर्णन किया जिसका नाम है चांडाल। तो चांडालों की स्थिति पर इसने बड़ा प्रकाश डाला। इसने कहा कि जब ये चांडाल निकलते थे तो डंडे से आवाज़ करते हुए निकलते थे कि कहीं इनकी परछाई से भी कोई दूसरा व्यक्ति अपवित्र ना हो जाए। तो छुआछूत यहाँ पर चलता था। गुप्त काल में छुआछूत बहुत अच्छे खासे रूप में चलता था। इसकी जो रचना है जिसमें ये वर्णन मिलता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फो क्यो की। अगर आप इसका PDF चाहेंगे तो मैं PDF भी आपको दे दूंगा। फो क्यो की इसकी रचना का नाम है। हालांकि इसने अपनी रचना में किसी भी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उस टाइम के, उस कालखंड के विवरण को इसमें रखा है। और इसने बताया है कि उस टाइम यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। साथ ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सभी का यूज़ यहाँ नहीं होता था। और लेन देन के लिए यहाँ पर कौड़ियों का यूज़ किया जाता था। इसका भी इसने वर्णन किया है। अब फाहियान जो है पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित जो राजभवन है उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि इसका जो निर्माण है मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक बनता है कुमारगुप्त प्रथम।
415 से 455 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। कई किताबों में आपको ये 415 की जगह 413 भी लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ आप देखोगे कि कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक जो है 18 अभिलेख प्राप्त होते हैं इस कालखंड के। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया। और गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा जो ढेर है इसी के कालखंड का राजस्थान में एक जगह पड़ती है बयाना, वहाँ से प्राप्त हुआ है, ये लेटेस्ट है। और यहाँ आप देखोगे कि कुमारगुप्त जो है इसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है कुमारगुप्त के शासनकाल का। और इसके प्रमुख शिलालेख हैं करमदंडा, मंदसौर, बिलसड़ और दामोदरपुर ताम्रपत्र। और इसके जो सिक्के हैं उन पर मयूर की आकृति है, साथ ही कार्तिकेय का अंकन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मंदसौर अभिलेख जो है इसकी रचना इसके टाइम पर की गई थी। उसके दरबारी कवि थे एक वत्स भट्टी। इन्होंने जो है मंदसौर अभिलेख लिखा था। इसी में जिक्र किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, कि रेशम के जो बुनकर थे, रेशम बुनकरों की एक जो पूरी बस्ती है, एक पूरी श्रेणी है, वो अपने व्यवसाय को छोड़ देती है और धनुष और बाण बनाने लगती है। और इस विवरण से हमें पता चलता है कि भारत और रोम के जो बिजनेस चल रहा था उसमें गिरावट आती है, क्योंकि भारतीय लोग जो थे, रेशम के व्यवसाय से जुड़े लोग अपने पेशे को छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे थे। अब कारण क्या था कि रोम जो था उसने चाइना से रेशम बनाना सीख लिया था, जिस वजह से भारत के रेशम बुनकर ये बेरोजगार होते जा रहे थे। तो वत्स भट्टी ने लिखा था मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम बुनकर जो है अपना व्यवसाय छोड़ते हैं, इसका जिक्र मिलता है। इसके बाद गुप्त काल में शासक बनता है स्कंदगुप्त, जिसका टाइम है 455 से 467 ईस्वी। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार इसके गवर्नर पर्णदत्त, इसके गवर्नर ने निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। अब ये निर्माण किसने कराया था इस झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण हुआ था मौर्य काल में हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था, पुष्यगुप्त ने। लेकिन इसका जीर्णोद्धार, इसका पुनरुद्धार किसने कराया? पर्णदत्त ने, जो इसका गवर्नर था स्कंदगुप्त का। और इसके टाइम पर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होती है हूणों का आक्रमण। तो यहाँ पर हूणों का आक्रमण होता है इसके कालखंड में। और इसका जिक्र मिलता है हमें भीतरी स्तंभ लेख। अब ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी के गाजीपुर में है भीतरी स्तंभ लेख। तो ये बाकी सारे हमने अभी जो पढ़े वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण को ही ये आगे बढ़ा रहे थे, यहाँ इनके जो प्रशासन है उसमें बौद्ध भी थे। लेकिन एक शासक हुआ है नरसिंह गुप्त। ये जो है नरसिंह गुप्त, इसका पूरा नाम है नरसिंह गुप्त बालादित्य। ये एक बौद्ध था। और इसने जो है हूण शासक था एक मिहिरकुल, इसको पराजित किया था, मिहिरकुल को पराजित किया था। और मिहिरकुल कौन था? एक शैव मतानुयायी था, मतलब भगवान शिव को मानने वाला था, और बौद्धों का बहुत विरोधी था ये। तो यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान रखना पॉइंट। और कुछ अन्य बातें हैं जो हमने आगे यहाँ लिखी हैं। और गुप्त वंश का अंतिम जो शासक हुआ है वो हुआ है आपका विष्णुगुप्त। अब गुप्त काल की कुछ शासन व्यवस्था को देखोगे आप, तो राजा की स्थिति आप देखो कि राजा को देवता के समान माना जाता था, राजा बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेता था और वंशानुगत पद था। प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य को जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहले केंद्र जो सबसे ऊपर होता था, राज्य राष्ट्र देश जो कहा जाता था, उसका प्रमुख राजा होता था। उसके बाद आता था नीचे भुक्ति या प्रदेश, इसे प्रांत कहते हैं, इसका प्रधान था उपरिक। और फिर आता था विषय, जो आज का जिला है, इसका प्रमुख था विषयपति। विषय के नीचे थे वीथी, उपजिला जिसे कह सकते हैं, तहसील मान लीजिए इसको। तो इसका प्रशासक होता था जो विषयपति के अधीन रहता था।
ग्राम जो थी सबसे छोटी इकाई थी गुप्तों की। तो ये प्रशासनिक विभाजन है और राजा ही साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो यहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था के बारे में बात की गई है गुप्तों के। और राजधानी में मुख्य न्यायालय जिसे धर्मस्थान कहा जाता था, उसमें मुकदमों की सुनवाई होती थी। अब एक स्मृति है याज्ञवल की स्मृति, इसमें 4 लेवल के न्यायालय बताए गए हैं। राजा का न्यायालय जो सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी, एक होता था पूग जो विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह जो विवाद सुलझाता था, एक था श्रेणी, एक ही व्यवसाय या शिल्प से जुड़े लोगों की अदालत थी, और कुल परिवार या सगे संबंधियों की परिषद जो स्थानीय स्तर पर विवाद तय करती थी। तो ये 4 प्रकार की न्यायालय जो हैं इनका विवरण मिलता है याज्ञवल के स्मृति में। न्यायाधीश की बात करें तो राजा की अनुपस्थिति में महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। फायान के अनुसार यहाँ पर गुप्त काल में दंड बहुत उदार था, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था और बार बार राजद्रोह करने पर केवल दाहिना हाथ काट दिया जाता था। अब यार दाहिना हाथ काट देंगे तो केवल थोड़ी ना, ये भी तो एक, चलो छोड़िए कोई नहीं। आर्थिक दंड, ये जुर्माना बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। गुप्त काल की आर्थिक सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ देखिए, मनी की बात करें तो गुप्तों ने सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, मतलब अधिक संख्या में जारी किए, लेकिन प्योरिटी के हिसाब से देखो तो प्योरिटी में कुषाण आगे थे, कुषाणों के सिक्के बहुत शुद्ध थे। लेकिन सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो गुप्त आगे थे। गुप्त ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार कहा जाता है। गुजरात विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे और व्यापार में गिरावट देखने को मिली है। तो रोमन साम्राज्य द्वारा चीन से सीधे रेशम वगैरह ये सीख लिया था, उसके बाद रेशम का निर्यात कम हुआ। रेशम की बुनकर की जो श्रेणी थी गुजरात छोड़कर मालवा मंदसौर आके बस गई थी। सामंतवाद का उदय, यहाँ ब्राह्मणों और पुजारियों को बड़े पैमाने पर कर मुक्त भूमि दान की गई, जिससे पुरोहित और जमींदार वर्ग का भी उदय होता है। और जब पुरोहित और जमींदार वर्ग आएगा तो स्थानीय किसानों की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। जाति व्यवस्था की बात करें तो मैंने जैसे चंडालों का जिक्र किया ही, साथ ही यहाँ पर कुछ विदेशी हूण आए जो बाद में राजपूत बनने लगे, और आदिवासियों के शामिल होने से यहाँ पर क्या होता है कि उपजातियों की संख्या बढ़ने लगती है। गुप्त काल की और कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे शूद्रों की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सुधर जाती है कि रामायण महाभारत पुराण ये सुनने और कृष्ण की पूजा करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। और मुख्यतः कृषि से वो जुड़े थे। और अछूत प्रथा की मैंने बात करी, चांडालों की बात हमने बताई दी, फायान का जो विवरण था। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो उच्च वर्ण की जो महिलाएं हुआ करती थी उनकी दशा में गिरावट आई और बहुविवाह प्रथा समाज में बढ़ रही थी। एक पति 4-4 पत्नियां रख रहा था, 5-5 रख रहा था। 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख में। हालांकि महिलाओं को जो स्त्री धन मिलता था, शादी के समय जो मिलने वाला धन है और संपत्ति जो मिलती थी, उसे बेचने और गिरवी रखने का अधिकार था। तो ये जो बात है सती प्रथा वाली, याद रखना। और कुछ अन्य तथ्य हैं यहाँ पर, जैसे कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध वेश्यावृत्ति करने वाली महिला होती थी, जो वृद्ध होती थी, उसको कुट्टनी कहा जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनका राजधर्म भी यही था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्त वंश का राज चिन्ह था। गुफा निर्माण की बात करें इनके टाइम पर, अजंता की जो गुफा संख्या 16 और 17 है गुप्त काल के समय की है। बाघ की गुफा धार जिला मध्य प्रदेश गुप्तकालीन है। इनकी शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में कुछ ग्रंथों की रचना भी हुई, जैसे कि कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम, ऋतुसंहार। और इधर आप देखोगे कि मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का है, जिसमें चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने के जो राजनीतिक षड्यंत्र हुए थे उनका वर्णन मिला है। मृच्छकटिकम की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। इसके रचयिता हैं शूद्रक। तो ये गरीब ब्राह्मण और एक नगर की जो वैश्या है उसकी प्रेम कहानी यहाँ देखने को मिलेगी। पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस किताब है, बाइबल के बाद ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र ही फेमस है। विज्ञान और खगोल की बात करें तो बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का इसके रचयिता हैं वाराहमिहिर। कौन है? वाराहमिहिर। और आर्यभट्टियम, इसके रचयिता हैं गणितज्ञ आर्यभट्ट। इसमें शून्य,
और दशमलव प्रणाली और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसे सिद्धांत आर्यभट्टियम में पाए गए हैं। चिकित्सा की बात करें, और यहाँ पर है भास के जो 13 नाटक हैं वो इसी काल के हैं। अब यहाँ पर चिकित्सा और व्याकरण से जुड़ी हुई कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि अमरकोश, इसके रचयिता अमर सिंह हैं। संस्कृत शब्दों का ये प्रसिद्ध शब्दकोश है। कामसूत्र, इसकी रचना वात्स्यायन ने करी थी। और धर्म और पुराण की बात करें तो इस काल में विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, इनका फाइनल मतलब लिखे गए थे ये, तथा महाभारत और रामायण अपने वर्तमान स्वरूप में आए यहाँ पर। अब इसका पतन कैसे होता है, तो स्कंदगुप्त के बाद साम्राज्य बिखरने लगा था, और बिखरने के 5 मुख्य कारण हैं। पहला तो है यहाँ पर हूणों का आक्रमण, कि मध्य एशिया से हूण लगातार सैन्य हमले कर रहे थे, जिससे गुप्त साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था है उसकी कमर टूट गई। दूसरा है कि कमज़ोर अब शासक होने लगे, उसके बाद राजा अयोग्य होने लगे, प्रांतीय गवर्नर खुद को आज़ाद करने लगे, क्योंकि जैसे जैसे अगर जड़ कमज़ोर होगी तो बाकी लोग खुद को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है कि यहाँ पर परिवार में ही झगड़े होने लगे राज परिवार के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात है टूटेगा साम्राज्य। बौद्ध धर्म का प्रभाव, बाद के राजाओं ने सैन्य अभियान छोड़कर बौद्ध शांतिवाद को अपना लिया था, जैसे कि मैंने बताया एक बौद्ध राजा का। और गुप्त युग के पतन में आर्थिक संकट का भी उतना ही योगदान है। रोम से व्यापार में कमी आई, इसकी वजह क्या थी हमने सीखी। साथ ही 5वीं सदी के बाद जो यहाँ पर सिक्के मिलते हैं उनमें सोने की भारी मिलावट देखने को मिलती है। तो ये क्या कह रहा है कि ये दर्शा रहा है कि स्वर्ण युग जो है पतन की ओर चल रहा है। तो हमने जो है अभी गुप्त काल को समझा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम अगली क्लास में आपके डाउट का समाधान करेंगे। अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लगभग पूरी होने वाली हैं। अब आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे जिसमें जो छोटी छोटी चीज़ें छूट गई हैं वो सारी एंशिएंट हिस्ट्री की कवर कर दी जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी अगले टॉपिक में।